आदाब नाजरीन, खास मुलाकात में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में दूसरी लहर ने पांव पसार दिए, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर को आगे आकर फिक्र और तशवीश जाहिर करनी पड़ी। महाराष्ट्र के कई शहरों में 5 महीने के बाद दोबारा कहीं कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन लगाना पड़ा। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि हालात काबू में नहीं आ रहे थे। अब महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जबकि गुज़श्ता साल सितंबर में कोरोना केसेस पीक पर थे। वहीं हालात दोबारा दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त सरकार क्या इक़दाम उठा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर अशोक चौहान जी जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले पर आइए उनसे बात करते हैं। अशोक चौहान जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है सर। नमस्कार सर, महाराष्ट्र की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर सरकार की किस तरह से नजर है, क्योंकि आप साबिक में चीफ मिनिस्टर रहे, बड़ा अच्छा अनुभव आपका है, एक्सपीरियंस लीडर आप हैं, और मौजूदा जो सरकार है, 3 जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं या कहें कि गठबंधन की जो सरकार है उसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना सभी सुलझे हुए नेता हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की फिक्र आपकी तरह सभी को है और वहां की जनता को भी है। तो आपका अनुभव क्या कहता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि कोरोना से बचकर निकल रहा था महाराष्ट्र, लेकिन फिर दोबारा से चपेट में आ रहा है, वजह क्या लगती है आपको? देखिए, आज की जो सबसे बड़ी चुनौती अगर मैं कहूंगा तो ये कोरोना की एक चुनौती फिर से दोबारा हमारे सामने आज खड़ी हो गई है जी। और जैसे आपने देखा कि सितंबर तक मामला बिल्कुल कम हो गया था जी। और सितंबर से फरवरी तक सिचुएशन नॉर्मल के तरफ बढ़ रही थी बिल्कुल, और फरवरी के बाद में फिर ऊंचाई तक मामला जा रहा है जी। तो ये बड़ी चिंता की बात है जी। सबसे बड़ा इसमें इलाज जो है मैं समझूंगा वो लोगों का सहयोग इसमें और गंभीरता इस मामलों को लेकर बहुत आवश्यकता है जी। बदकिस्मती ये है कि इसको हर चीज को राजनीतिक एंगल से देखा जाता है। हम लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद कर दिए थे, मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजाघर या जो भी हो, बिल्कुल सबको रोक के रखा था जी। लोकल ट्रेनें बंद हो गई थी, बिल्कुल सिनेमा हॉल्स बंद हो गए थे, होटल्स बंद हो गई थी, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत इसमें राहत मिलती जा रही थी। बिल्कुल। अब मौजूदा हालात ये कहते हैं इसमें जनता को इस चीज को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं समझ सकता हूँ, एक साल हर व्यक्ति समझता है कि मैं कितने दिन मैं घर पे रहूं जी, कितने दिन मैं रोजी रोटी से मुकर्रर रहूं, बिल्कुल, कितने दिन मैं इस अवस्था में मेरा टाइम बिताऊं। तो वर्क फ्रॉम होम जो मैं कहूँगा कि वाइट कॉलर्ड हमारी लोग हैं जो ऑफिसेज में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं जी। वो एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम कल्चर कुछ हद तक समझो मैं समझ सकता हूँ। तो जो हमारा लेबर है, जो मजदूर है, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम तो होने की बात तो है नहीं। उसके लिए भी हम लोगों ने आवश्यकता अनुसार उनको गेहूं दिए, चावल दिए, पीपी किट्स भी उसकी सुरक्षा के लिए दिए, अनाज दिया, तरकारियां दी, फूड कैंप्स चालू कर दिए। तो पिछले साल भर में बहुत मैं तो कहूंगा कि ये बड़े युद्ध किस्म का माहौल बिल्कुल बिल्कुल एक बड़े युद्ध से आप लोगों ने लड़ा है, बिल्कुल महाराष्ट्र की आवाम को बचाने और सरकार को भी एक सही ढंग से चलाने की। हालांकि एक चैलेंजिंग था, लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की, कामयाब भी रहे। लेकिन फिर हम उसी जो है रास्ते पर आ रहे हैं, तो ये बड़ा तशवीशनाक है। और वजीर आला उद्धव ठाकरे ने भी तशवीश और फिक्र जाहिर की थी कि हम इस पर देख रहे हैं। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको अब चूंकि कोरोना की वैक्सीन भी दी जा रही है, एक राहत की सांस ली हिंदुस्तान की जनता ने कि चलिए वैक्सीन आ चुका है, अब ज्यादा खौफ की जरूरत नहीं, लेकिन केस बढ़ रहे हैं तो तशवीश और डर भी बढ़ा है। तो वैक्सीन कैसे पहुंचाई जा रही है लोगों तक सरकार की तरफ से? हमने प्रधानमंत्री से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के वजीर आला ने जब बातचीत की, परसों कॉन्फ्रेंस हुई है जी, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 45 वर्ष से भी ज्यादा जो लोग, क्योंकि अभी सीनियर सिटीजन्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उन्हीं की हद तक कोवैक्सीन या जो दूसरे वैक्सीन से वो देना परमिटेड था।
पर जो संख्या मात्रा, जिस मात्रा से संख्या बढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए 45 वर्ष से भी ज्यादा जो लोग हैं उनको भी इसके दायरे में लाना चाहिए, ताकि 45 प्लस जितने लोग हैं वहां से शुरुआत करें, ताकि ज्यादा से लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए उस पर फायदा होगा। और हमारा ये प्रयास है कि वैक्सीन की डोजेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर रोज दिए जाए। आज की संख्या मैं समझता हूँ, जो मेरे पास मालूमात है वो तकरीबन रोज जो दिए जा रहे हैं, वो टेस्ट तो लोग रोज 10 लाख लोगों के पीछे 1,34,000 लोगों की टेस्ट हो रही है जी। और जहां तक मैं समझता हूँ वैक्सीन की जरूरत है, वो वैक्सीन में ज्यादा मात्रा में देने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि 3 लाख लोगों को अभी तक हमारी वैक्सीन दी गई है जी। तो लगभग आज तक मैं समझता हूँ कि 45 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है जी। तो इसकी मात्रा बढ़ाने की जरूरत है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, और 45 साल के ऊपर जिसकी उम्र है उसको वैक्सीन देना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो प्रधानमंत्री से हमने इजाजत मांगी है कि हाफकिन जैसी इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र में है उनको भी वैक्सीन निर्माण करने की जो इजाजत चाहिए वो अगर देंगे तो महाराष्ट्र, हाफकिन एक बड़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो ये अगर करेंगे तो इसमें बहुत इजाफा फायदा होगा और ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तो ये पहली बात है जो कल वजीर आला ने देश के प्रधानमंत्री के बातचीत में इसका जिक्र कर किया है। ठीक सर, इस जंग से लड़ाई के लिए मरकज की सरकार से आपको किस तरह की मदद अभी तक मिली है और आगे क्या वादा आपके साथ हुआ है? क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं और पहले एक लड़ाई आप जीत चुके हैं, एक तरह से आपने जिस तरह से कोरोना से लड़ा है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और आगे फिर अब एक नई तैयारी आपको करनी है, तो मरकज से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको किस तरह की मदद मिल रही है? देखिए, मरकज से हमारी, जैसे मैंने कहा कि ये 2 चीजों की हमारी डिमांड है कि 45 वर्ष से ज्यादा आयु वाले लोगों को से भी वैक्सीन देना और हाफकिन से निर्माण करना, और जो मात्रा में जितनी संख्या में ज्यादा वैक्सीन की जरूरत हो उसका सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो, इसको देखा जाए। पर मैं ये जरूर कहूंगा, इनकी टीम्स आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्टेट में आके निरीक्षण करती है, उसका इजाफा करती है, उसके बाद में रिपोर्ट बनती है। और केंद्र सरकार की, मरकज सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ टीम भेजना, देखना, इंस्पेक्शन करना और अनुमान लगाना इतना सीमित नहीं है ये सिर्फ ताली बजाना और दिए जलाना इसके हद तक सीमित नहीं है मामला। बड़ी गंभीरता से पूरे विश्व भर में आज जिस तेजी के साथ में कोरोना बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, और महाराष्ट्र जहाँ देखिए कि अभी सभी स्टेट्स को इक्वली ट्रीट करेंगे तो फायदा नहीं है, जहाँ ज्यादा मात्रा में लोग हैं उसको अलग प्रायोरिटी के साथ में उसकी जरूरत को पूरा करना चाहिए। देखिए, हमने हमारे को जी एक चीज है, ये तो आपकी कोशिशें हैं, डिमांड है सरकार से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच आपको जो माशी बहरान है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है रियासत का, उससे, उस बहरान से आप कैसे बाहर निकलेंगे? किस तरह से निपटा जा रहा है? सरकार ने क्या कुछ प्लान बनाया है? आप जाने, आपको तो पता होगा कि पिछले साल इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बावजूद 22,000 करोड़ से भी ज्यादा राशि लगी है कोरोना के इलाज के लिए। हमने पैसे की कोई कमी रखी नहीं, चाहे वो फिर तुम्हारे सैनिटाइजेशन का मामला हो, चाहे वो मास्क लगाने का मामला हो, चाहे वो दवाइयाँ टैबलेट देने का मामला हो, चाहे वो रेमडेसिविर या अन्य इंजेक्शंस को देने का मामला हो, हर चीज को हमने सही तरीके से, ऑक्सीजन का मामला हो, तो जहाँ जहाँ ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे अस्पताल थे, हमारे ऑक्सीजन पाइपिंग की ज़रूरत थी, डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, नर्सेज की ज़रूरत थी, तो वार्ड बॉयज़ की ज़रूरत थी, रिक्रूटमेंट भी हमने की है, तो पैसों की कोई कमी नहीं रही। राशि की, हालांकि स्टेट की रिसोर्सेज में तकरीबन 1 लाख करोड़ हमारा घाटा हुआ है, मतलब पैसा ही नहीं आया। लगभग मैं समझता हूँ स्टेट की आमदनी हर साल को 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा होती है। इस साल अभी ये मार्च एंड की सिचुएशन है, 2 लाख के आसपास ही सीमित रहेगी, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास स्टेट का घाटा रहेगा। तो हम अभी उम्मीद करते हैं
कि स्टेट के जो फाइनेंस से स्टेट को आने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मरकज सरकार से जो आने हैं, वो पैसे स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज अगर टाइम पे करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करने में बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक तरफ होना जरूरी है, दूसरी तरफ जो लोग बेकार बैठे हुए उनके हाथ को ये सब सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हाथ को कामकाज मिलना चाहिए, और जो भी डिमांड है उसको बनाए रखने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ठीक से चले, वो लोग काम करते रहे, आमदनी बढ़ती रहे और प्रिकॉशन लेकर सरकार चलती रहे। बिल्कुल, एक तरफ कोरोना से लड़ना भी है और दूसरी तरफ आगे बढ़ना भी है, बेशक बैठा नहीं जा सकता। सर, आपने महाराष्ट्र की बहैसियत वजीर आला जो क़यादत की है, आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन इस तरह से एक अपोजिशन ने जिस तरह से हुकूमत पर हमला किया है कि इस पर कोरोना के दौरान जो घोटाले का इल्ज़ाम लग रहा है, क्या जवाब दिखता है आपको? कैसे देखते हैं इस इल्ज़ाम को आप? ये कोई वक्त नहीं है। देखिए इतने, जब मैं कहा कि 22,000 करोड़ रुपए कोरोना में खर्च हुए हैं, तो अगर इल्जाम लगाने से नहीं होगा, कोई भी चीज ऐसे है, कोई भी चीज इल्जाम लगाना और साबुत उसको प्रूव करना, इसमें बहुत अंतर है। ये पॉलिटिकल एलिगेशन लगाने से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिकल लोग छोड़ दीजिए, और ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके ऊपर नेगेटिव उसका परिणाम होता है और डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन हो जाती है। आप देखोगे अगर ऐसे वक्त में अगर हम उनको थोड़ा रिलैक्स करके काम करने का अगर इजाजत नहीं देंगे तो कोई भी चीज गवर्नमेंट प्रोसीजर से जाएंगे तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, और ऐसे वक्त में पेशेंट को इमीडिएट मदद करने की आवश्यकता रहती है। इसकी अर्जेंसी को समझना जरूरत है कि ऐसे तरीके से इल्जाम लगाकर हर चीज को माइक्रोस्कोपिक एंगल से अगर हम देखते जाएंगे तो मैं समझता हूँ इसमें नुकसान बहुत होगा, लोगों की जानें चले जाएगी। इसलिए हमारी लोगों ये इनसे दरखास्त है, गलत हम नहीं करेंगे, न होने देंगे। आपके पास कुछ प्रूफ है तो जरूर दीजिए, उसमें हम ध्यान देकर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हर चीज को माइक्रोस्कोपिक एंगल से अगर उसको देखकर आप कीचड़ उछालेंगे तो इससे नुकसान होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये काम ऐसा नहीं चलेगा। आप सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, केंद्र सरकार से मदद लाइए और मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। भाई लोगों की जानें बचाना ये हमारी प्रायोरिटी है, राजनीति का वक्त नहीं है ये। जी अशोक जी, एक चीज और है, अगर मैं जिस तरह से आपने शहरों में बहुत अच्छे से सख्ती लागू की, लॉकडाउन किया, अभी भी कर रहे हैं कोशिश, लेकिन कोरोना का जो असर है वो ज्यादातर शहरों में ज्यादातर दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं रियासत के, जिस तरह से 36 में से 9 अजला हैं उसमें कोरोना का असर सबसे ज्यादा आ रहा है, तो देहात भी घेरे में आ रहे हैं और 8 अजला ऐसे हैं जिसमें से वो एक हॉटस्पॉट एक तरह से बन रहे हैं। इतनी सूरत हाल देहात में कैसे खराब हो रही है? देखिए, एक तो हम सबसे बड़ी गलती जो पहले वक्त कोरोना जब शुरू हो गया था मार्च अप्रैल पिछले साल में, तब हम लोगों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पहले बंद करने की आवश्यकता थी। लोगों की हमने अचानक कोई फैसला कर दिया। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन देकर बंद करते थे तो एक तो बाहर के लोग जो कोरोना इफेक्टेड कंट्री जो बड़े पैमाने पर है, ब्राजील है, यूके है, यूएसए है, वहां से जो आने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा एयरपोर्ट पे उसके ऊपर प्रतिबंध लग सकता था, जांच वहां पर हो सकती थी। वो शुरू में वहां निगलेक्ट किया गया। खैर छोड़िए, जो बात हो गई सो हो गई। तो हमारा ये कहना है कि आज आवश्यकताएं हैं कि जैसे आज महाराष्ट्र में एयरपोर्ट्स पे जांच शुरू है, हम लोगों ने जैसे मैरिजेस पर निर्बंध लगाए हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस हो, कल्चरल प्रोग्राम्स हो, थिएटर्स हो, इसको भी बड़े निर्बंध लगाकर 50% की उपस्थिति में आजकल एंटरटेनमेंट और थिएटर्स में परमिशन दी जा रही है। बाकी पॉलिटिकल प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम पे पाबंदी लगी है। मैरिज में भी 50 लोगों से ज्यादा मैरिज में लोग अलाउ नहीं किया, क्योंकि मैरिज तो भैया ऐसा है कि हर फैमिली की जरूरत है। मैरिजेस तो अभी उसमें कोई रोकना मुश्किल है, पर करे क्या? तो 50 लोगों से भी मैरिज को पाबंदी डाली है। तो ये सब, और दूसरी बात ये है स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एमपीएससी, अभी एमपीएससी में भी लोगों को अभी बीच में तो रोक दिया तो बवाल हो गया, लोग बच्चे रास्ते पे उतर गए। तो एमपीएससी एग्जाम परमिट के पीपीई किट्स डाल के जो इफेक्टेड सिम्टोमेटिक है उनको भी कहा कि आप किट्स डाल के जाके एग्जाम दीजिए। तो हर तरीके से प्रतिबंध डालने की कोशिश है, और एक कंडीशन मतलब निर्बंध
स्थिति में ही एग्जामिनेशंस, स्कूल कॉलेज तो बंद ही है, खैर उसमें कोई ये नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि इसने इतना कितना प्रैक्टिकली ये मामला कितना मुश्किल हो गया है, आप समझ सकते हैं। हर चीज को उसको अपोजिशन एक पॉलिटिकल एंगल से अगर कलर देने की कोशिश करती है तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। इसको एक पॉजिटिव एंगल से देखें और इससे बाहर कैसे निकले, इसमें हाथ जुटाएं, बिल्कुल ये जरूरी है। बिल्कुल सर, एक चीज होना चाहना कि इस तरह से अगर कोरोना के जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा होता रहा तो हुकूमत आने वाले दिनों में क्या सख्त कदम उठा सकती है, क्या कुछ प्लान है? देखिए ऐसा है, जब पहली फेज में जब हुआ कंटेनमेंट जोन्स बना, आज भी कंटेनमेंट जोन है जहां तक मैं समझता हूँ। कुछ मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, मेरे पास कागजात है कि आज भी तकरीबन मुंबई जैसे शहर में 34 जगह पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 305 बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। तो अगर ये संख्या ऐसी रही तो कंटेनमेंट जोन एरिया को सील करना पड़ेगा। हम लोग खाली बिल्डिंग्स और सोसाइटीज की हद तक कंटेनमेंट को रोका है, अगर ज्यादा बढ़ता है तो पूरा एरिया सील करना पड़ेगा, पूरा वार्ड सील करना पड़ेगा, जो हमने पहले किया था। बाद में लोगों शिकायतें शुरू कर दी तो फिर वो सीमित किया, सोसाइटी की हद तक सीमित किया, उस बिल्डिंग की हद तक सीमित किया, तो वो बीच में थोड़ा सा रिलैक्स है। पर अभी आपने देखा लोकल शुरू हो गई तो भीड़ बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई तो कोरोना बढ़ गया। तो जहां मार्केट में आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल मार्केट में भी कितनी भीड़ उमड़ पड़ती है। तो अभी ये सब अगर ऐसा ही बढ़ते गया तो उसके ऊपर पाबंदी लानी पड़ेगी, टाइमिंग्स भी दिन भर 24 घंटों के लिए उसको लॉकडाउन करना पड़ेगा। एसेंशियल फूड आइटम्स को भी लिमिटेड टाइम के लिए खोलकर लोगों को भेजना पड़ेगा। ये सब चीजें जो पहले की थी उससे कोई सख्ती से उसका अमल करना पड़ेगा, और है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एक और चीज है, जैसा कि आप नांदेड़ के सरपरस्त वजीर हैं, तो अगर हम बात करें कोरोना के बढ़ते हुए जिस तरह से तबाही हो रही है उसको रोकने के लिए किस तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है, क्योंकि नांदेड़ भी इस वक्त फहरिस्त में आ रहा है? देखिए जो देश में हो रहा है वो नांदेड़ में हो रहा है, मैं कहूँगा। नांदेड़ में हम लोगों ने शुरू में उसको पूरा सील कर दिया, सिटी बंद कर दी, लॉकडाउन 100% लॉकडाउन था। जब संख्या जनवरी फरवरी में कम होगी तो रिलैक्सेशन कर दिया, लाइफ नॉर्मल की। देखिए क्योंकि जितना हम पाबंद करेंगे, जितना हम रोकेंगे, उसकी पूरा डायरेक्ट इफेक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। और इकोनॉमी का मतलब सिर्फ आम आदमी नहीं, जो मजदूर है सबसे बड़ा इफेक्टेड जो है, जो दिन भर मेहनत करके रोजी रोटी कमाता है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लॉकडाउन में उसका क्या करें। तो हम लोगों ने जनवरी फरवरी तक हम लोगों ने बड़ा रिलैक्स रखा था, क्या कि संख्या बहुत कम हो गई थी। पर नांदेड़ में भी आज मैं देख रहा हूँ कि 500-600 के आसपास रोज मरीज वहां पर मिल रहे हैं, तो चिंता तो हो रही है। अस्पताल दोबारा हम लोगों ने पूरे घेरअप कर दिए हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको काम पे लगा दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो बीच में थोड़ा सा कम कर दी तो उनको भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप भी तैयार हो जाइए। तो ये तो प्रिकॉशन जो साल भर में किया वही फिर दोबारा सख्ती से अमल कर रहे हैं। और अभी भी हम लोग शाम को लेकर सवेरे तक उसमें हम लोगों ने पाबंदी लगाई थी। लगता है कि अभी दिन भर के लिए लगाने की नौबत आएगी, ऐसा लगता है, क्योंकि आज 600-700 लोग मिल रहे हैं। तो ये डेली डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या होती है। और जो निर्बंध पूरे भारतवर्ष में लगते हैं उसी लाइंस पे सिचुएशन को देखते हुए कम ज्यादा प्रमाण में उसको भी वहां लगाना पड़ेगा। जी अशोक चौहान जी, महकमे PWD जो है आपके साथ है, ऐसी सूरत हाल में आपके महकमे के कामकाज पर कोरोना का कितना असर पड़ रहा है? देखिए PWD एक राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान हमारा डिपार्टमेंट का है। रास्ते है, स्टेट हाईवेज है, नेशनल हाईवे का काम भी हम करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के रोड जो है वो भी हम करते हैं। तो ये पूरे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान PWD का है। और साथ ही साथ जो इस काम में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत बड़े पैमाने पे है। लोग काम में, इंजीनियर्स काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, कुल मिलाकर इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़े पैमाने पर है। तो हम लोगों ने बीच में तो आपने देखा कि पिछले साल भर में तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक पूरा टेंडरिंग सिस्टम ही बंद करके रखा था, क्योंकि उसके वजह से काम रुकावट आ गई थी। एक मेन मतलब था पैसे नहीं थे, टेंडर पे
फाइनेंस डिपार्टमेंट रुकावट कर दी तो पूरा काम ही बंद था तकरीबन। जी जी अभी अक्टूबर नवंबर से टेंडरिंग सिस्टम शुरू हो गया है, अभी वर्क ऑर्डर इशू कर रहे हैं जी। तो आज भी काम बंद नहीं, काम तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करके हमने शुरू रखा है जी। तो सिचुएशन क्या आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है आगे क्या करना है। बिल्कुल सर, मुंबई में बीएमसी ने जो है स्कूलों से मुताल्लिक एक हुक्म जारी किया है जिसमें घर से काम पर जोर दिया गया है, तो जो टीचर्स हैं बच्चों को घर से ऑनलाइन पढ़ाएंगे, इससे कितना फायदा होगा? देखिए, एक सबसे बड़ी उपलब्धि इस कोरोना की मैं कहूंगा, उपलब्धि कहूंगा इसलिए कि नए नए तरीकों से लोगों तक पहुंचने के साधन, इसकी एक बड़ी मात्रा में शुरुआत हुई है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग्स हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ है, लोगों का संपर्क का साधन नेट के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्काइप, अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों की कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ कोरोना की हद तक नहीं, लॉन्ग रन में हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना काम कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन की शुरुआत है, लोग मेडिकल एडवाइस भी आजकल टेलीमेडिसिन के द्वारा, मतलब नेट के द्वारा इंफॉर्मेशन जा रही है। तो मैं समझता हूँ उपलब्धि है। स्कूल का एक प्रॉब्लम जरूर है कि नेट कनेक्टिविटी जितनी हमारी अच्छी होनी चाहिए वो देहातों में इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए जी। उसके ऊपर उसके जो थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत करने में थोड़ा समय जाएगा, पर मैं समझता हूँ धीरे धीरे इसका फायदा तो ऐसे सिचुएशन में स्कूल को बंद रखने से बेहतर है कि मैं आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अमल में लाएं और जितना ज्यादा ऑनलाइन कुछ हद दिनों तक, हमने अभी स्कूलों में भी हम लोगों ने टेलीविजन का इस्तेमाल शुरू किया है, स्मार्ट टीवी यूटिलाइज करके भी एजुकेट कर रहे बच्चों को, तो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है जी। सर, सिलेबस में भी कोई कटौती है ताकि बच्चे जो फाइनल एग्जाम लिखेंगे उसमें सिलेबस का बोझ एक तरह से बच्चे ले लेते हैं, तो सरकार ने कुछ छूट दी है सिलेबस को लेकर? जहां तक मैं जानता हूं, मेरे को आइडिया नहीं इस विषय में ज्यादा जी, पर लेकिन आपका मशवरा क्या है कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि मौजूदा हालात? नहीं, उसमें देखिए कल ये बैचेस जब पास होके बाहर निकलेंगी तो लोग कहेंगे भाई ये 2020 की बैच है जो कोरोना के वक्त इनके पास हो गई है, तो बेकार में इनके ऊपर एक स्टैंप लग जाएगा ये तो ऐसे ही पास हो गए, इन्होंने पढ़ाई लिखाई तो कुछ की नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एग्जामिनेशन होता है, बच्चे मेरिट पे पढ़े, अच्छी पढ़ाई करके पास हो जाए, ताकि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल टाइम्स एंड कोविड टाइम्स। उनकी पढ़ाई तो की है, एग्जाम देकर पास हुए हैं, तो इसमें कोई ढिलाई नहीं करे तो बेहतर है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल, हालांकि मौका अच्छा मिल रहा है एक तरह से घर पर रहकर पढ़ने का। जी बिल्कुल, पढ़ाई घर पे हो सकती है बिल्कुल, पर एग्जामिनेशन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है जी। सर, मुंबई में बार बार अपील के बावजूद जिस तरह से क़वायद की खिलाफ वर्जी हो रही है कोरोना को लेकर, कोविड के क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो पब और होटल में मुसलसल ये देखने को मिल रहा है, तो यहाँ कैसे सरकार कार्रवाई कर रही है पाबंदी कराने की पब और होटल्स को लेकर? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि लोगों को अपने आप पे निर्बंध लगाने की आवश्यकता है, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन की आवश्यकता है जी। अब देखेंगे बार में भीड़ हो रही है, कल रोज अखबार में देख रहे हैं कि पुलिस ने बार्स को सील कर दिया है, पुलिस ने रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया है, जहां जो रिस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, बार ओनर्स हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा वो इस सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन को सख्ती से इम्प्लीमेंट करें, ताकि पुलिस को यहाँ पर बार बार जाके एक्शन लेने की नौबत नहीं आए और लोग भी थोड़ा समझदारी से ये काम, बेहतर है कि आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकले। लोगों को मैं देखता हूँ आज भी इतनी गंभीरता से इस चीज को, अब जब देखते हैं कि भाई रेस्टोरेंट में भीड़ हो रही है, पब्स में भीड़ हो रही है, सिनेमा घर में भीड़ हो रही है, तरकारी भाजी लेने के लिए भीड़, क्या हम उसको रोक नहीं सकते हैं? क्या हम हमारे ऊपर खुद डिसिप्लिन इंपोज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, ये खुद से कोशिश करें लोग, तो सरकार को भी इससे फायदा होगा और लोगों की ही इसमें भलाई है। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों से आप अपील क्या करेंगे, क्योंकि आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं और आपकी एक छवि है महाराष्ट्र में, क्या अपील करेंगे ताकि लोग उस पर अमल करें? देखिए, ये पूरे विश्व भर की चुनौती है जी, और इस चुनौती का सामना सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, सरकार हम दोनों मिलकर
जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान मराठी में किया, जी। माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, तो मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी, बिल्कुल, ये उन्होंने कही है। तो ये आपके फैमिली की जिम्मेदारी आप खुद उठाएं, सरकार के साथ सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा निर्बंध जो है तीनों है कि सैनिटाइजेशन हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, ये त्रिसूत्री जो है उसकी ठीक से अमल करें और कोरोना को निपटने के लिए बड़ी हिम्मत के साथ में। देखो ऐसा है कि हिम्मत से बहुत बुरा लगता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, रिश्तेदार भी उसकी फ्यूनरल तक पहुंच नहीं पाता, जा नहीं पाता है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, इसको रोकना है। हम और आप मिलकर, दोनों मिलकर इस लड़ाई को जीते, ये मेरी लोगों से अपील है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौहान जी, आपने बहुत ही अच्छी तजवीज़ दी, बहुत ही अच्छे मशवरे दिए हैं। कोरोना की लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, आम आदमी की है। आम आदमी को भी इस लड़ाई में सरकार के साथ जुटना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौहान जी। इसी के साथ खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब। MDH